जब से पुनर्विवाह की बात चली है, मनोहर की विचित्र मनःस्थिति है, शादी करे या ना करे। लेकिन जब से यामी को देख कर आए हैं, विवाह ना करने का विचार बदलने लगा है। अभी 1 साल ही बीते हैं पत्नी सुधा के देहांत को। उस समय तो दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब पत्नी की जगह किसी को ना देंगे। लेकिन यामी की सुंदरता देखने के बाद उनका दृढ़ निश्चय डगमगाने लगा है। उस पर उन लोगों ने शादी के लिए हाँ भी कर दी है और निर्णय की स्थिति बनी हुई है। सोचा प्रोफेसर त्रिपाठी की सलाह ली जाए। करीबी मित्र होने के साथ ही वे समझदार, सुलझे हुए व आदर्शवादी इंसान भी हैं। यार बड़ी दुविधा में हूँ, दोबारा विवाह करूँ या ना करूँ। बड़ी झिझक के साथ मनोहर ने पूछा। दोबारा नहीं मनोहर, तिबारा। अपनी बालिकावधि को क्यों भूल जाते हो? और मैं कहता हूँ फिर से शादी करने से तो अच्छा है अपनी बालिकावधि को ही ले आओ। भली लड़की है, तुमने त्याग दिया तो बेचारी भाइयों की चाकरी करते हुए जीवन व्यतीत कर रही है। कभी तो उसकी भी सुध लो। मनोहर खींच गए। बेवजह त्रिपाठी की सलाह लेने आ गए। इन्होंने तो बातों को और भी उलझा दिया। अब उस पागल को घर ले आऊं जिसका चेहरा तक ना देखा कभी, जिससे सालों पहले ही नाता तोड़ चुका हूँ। नीमा नाम था उसका। मनोहर तब यही कोई 16-17 साल के थे। पढ़ना लिखना चाहते थे, लेकिन परिवार के बाल विवाह की परंपरा के बलि चढ़ गए। बाबूजी के दबाव के चलते ना कहते हुए भी नीमा से विवाह करना पड़ा। चूंकि नीमा अभी 12-13 साल की थी, इसलिए गौना 5 साल बाद होना तय हुआ। मनोहर खुश हो गए कि बाबूजी ने नीमा नाम का जो फंदा गले में डाला था, 5 साल तक उससे पीछा छूटा। वो जी जान से पढ़ाई में जुट गए। इसी बीच मनोहर के बाबूजी का देहांत हो गया। माँ तो पहले ही चल बसी थी। बाबूजी ही कभी कभार नीमा की सुध लेते थे, पर उनके देहांत के बाद तो मनोहर ने जैसे उसे भुला ही दिया। 5 साल बाद जब नीमा के पिता ने गौने की बात छेड़ी, तो मनोहर अभी नहीं कहकर बात टाल गए। इधर पढ़ लिख कर वो प्रोफेसर बन गए। दिखावा पसंद तो वे थे ही। प्रोफेसर बनने के बाद अनपढ़ गंवार नीमा उन्हें अपनी गृहस्थी के लिए अनुपयुक्त लगने लगी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ऐसी गंवार पत्नी को वो घर नहीं लाएंगे। और फिर कई लड़कियों को देखने के बाद उन्होंने सुधा को पत्नी के रूप में चुना। अमीर घराने की सुधा की सुंदरता, शिक्षा और रहन सहन के तरीके को देखकर मनोहर आनंदित हो गए। ये बात और है कि सुधा ने कभी गृहस्थी का कारभार न संभाला। सारे काम के लिए उसने नौकर लगवा दिए और खुद बन संवर कर दिन भर घर में बैठी रहती। लेकिन मनोहर को कोई भी शिकायत नहीं थी। इधर नीमा के बारे में कभी कभार सुनाई दे जाता था कि उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। वो दिन भर बस पूजा पाठ, घर के कामकाज में व्यतीत करती है। किसी से मिलना जुलना नहीं, उठना बैठना नहीं। लेकिन मनोहर पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं होता था। वो तो बस सलीकेदार पत्नी सुधा को पाकर मगन था। लेकिन उनकी खुशियों को शायद नीमा की आह लग गई। पिछले साल सुधा को ऐसा बुखार हुआ कि वो ठीक ही नहीं हो पाई। उसके देहांत के बाद एक बार फिर मनोहर अकेले रह गए। घर में 2 नौकरों के साथ 1 साल तक सब यूं ही चलता रहा। लेकिन फिर लोगों ने सलाह देनी शुरू कर दी कि अभी उम्र ही क्या है, यूं अकेले जीवन थोड़े ही बीतेगा, शादी कर लो, तुम्हें आसरा भी मिल जाएगा और वंश बढ़ाने के लिए कुलदीपक भी तो चाहिए। और ये लोगों की सलाह का ही नतीजा है कि दोबारा विवाह का जिक्र होने लगा। खैर मनोहर जी दिखावेबाज भले ही हों, लेकिन बुरे इंसान नहीं हैं। उनके दूसरे दोस्तों ने भी उन्हें यही सलाह दी कि नीमा को ही वापस बुला लिया जाए। मनोहर ने सोचा कोशिश करने में बुराई नहीं है। वैसे तो स्वाभिमानी नीमा वापस आएगी नहीं, और आए भी तो मैं ऐसा सख्त व्यवहार करूंगा कि 4 दिनों में ही भाग जाएगी। यही ठीक रहेगा। दोस्तों के बीच अच्छा भी बन जाऊंगा और मानसिक संतुलन खो चुकी नीमा के साथ निभाना भी नहीं पड़ेगा।
मनोहर स्वयं नहीं गए बल्कि अपने नौकर को भेज दिया नीमा को लाने, ये सोचकर कि नौकर को देखकर ही शायद नीमा ना लौटे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाम को जब मनोहर कॉलेज से लौटे तो एक स्त्री पानी के ग्लास के साथ हाजिर हो गई। मनोहर अचंभित थे। चाय बनाऊं? कुछ नाश्ता करेंगे? ऐसे नाश्ता तैयार है। स्त्री की आवाज सुनकर मनोहर चेते, लेकिन कुछ भी ना बोलते बना। मैं नीमा हूँ, शायद आपने पहचाना नहीं मुझे। हाँ हाँ ठीक है। आवाज थोड़ी सख्त कर ली मनोहर ने, जैसा कि उन्होंने पूर्व योजना बना रखी थी। मुझे नाश्ता वास्ता नहीं करना, तो चाय ही पी ले, थकान दूर हो जाएगी, कहकर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए नीमा रसोई की ओर मुड़ गई। मनोहर दंग थे। सुधा जब तक जीवित रही, कॉलेज से लौटने पर कभी पानी का ग्लास तक लेकर नहीं खड़ी रही, ना ही कभी चाय नाश्ता पूछा। उसके रहते ये जिम्मेदारी नौकरों ने ही पूरी की। तभी नीमा चाय ले आई। मनोहर चाय पीकर तरोताजा हो गए, लेकिन घर पर अधिक समय वो नहीं बिताना चाहते थे। नीमा उन्हें फासले के फिराक में है और वो उसे और मौका नहीं देना चाहते थे, इसलिए फौरन निकल गए। देर रात घर लौटे तो नीमा सोफे पर बैठी इंतजार कर रही थी। देखते ही बोली, हाथ मुंह धो ले, खाना लगा देती हूँ। क्यों, नौकर नहीं है क्या घर में? मैं उनसे खाना मंगवा लूंगा, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं। पति को खाना नौकर परोस, ऐसे मेरे संस्कार नहीं। वैसे भी इतनी पूजा पाठ के बाद तो आपकी सेवा का मौका मिला है, उसे गंवाना नहीं चाहती। मनोहर से कुछ कहते ही नहीं बना। घर में इस तरह का संस्कार देखने का उसे सौभाग्य ही कहाँ मिला था। माँ बचपन में गुजर गई थी और पत्नी सुधा को तो अपने बनाव श्रृंगार से ही फुर्सत नहीं मिलती। वो हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गए। पहली बार किसी ने प्यार से अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया था, वरना तो बचपन से लेकर अब तक नौकरों के हाथ का बना ही खाया था। और उस प्यार की मिठास को वो खाने के स्वाद में स्पष्ट महसूस कर सकते थे, लेकिन तारीफ नहीं की उन्होंने। वो चाहते ही नहीं थे कहीं नीमा ये न समझ बैठे कि उनका नाता जुड़ रहा है। वो चुपचाप खाना खाकर सोने चले गए। सुबह वे बिना किसी से कुछ कहे जल्दी ही निकल गए ताकि पतिव्रता से सामना ना हो। लेकिन एक बात वो महसूस कर रहे थे कि वो दिन भर उसे दिलो दिमाग से नहीं हटी, बल्कि चक्कर काटती रही। कॉलेज से छूटने के बाद मित्र मंडली के साथ चौकड़ी जमाने की तो उनकी पुरानी आदत थी, लेकिन आज तो उनका घर जाने का मन ही नहीं हो रहा। एक अजनबी स्त्री के रहते घर में जाना ठीक नहीं लग रहा था। अजीब सी उलझन थी मन में। वो पत्नी के सारे अधिकार जमाने की कोशिश कर रही थी और ये बिल्कुल ही भूल चुके थे कि उससे कभी उन्होंने ब्याह किया था। लेकिन देर रात ही सही, उन्हें घर तो लौटना ही था। घर लौटे तो फिर नीमा प्रतीक्षारत मिली। मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरी चाकरी को नौकर हैं घर में, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नौकरों को मैंने छुट्टी दे दी है, मुझसे बिना पूछे। मैं आपकी पत्नी हूँ, निर्णय लेने का अधिकार है मुझे। अब मैं आ गई हूँ तो नौकरों की क्या जरूरत है। मनोहर खींच गए। ये तो बेवजह अधिकार जता रही है और घर में घुसपैठ करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन बोलते कुछ भी नहीं बना उनसे। रात भर सो भी नहीं पाए ठीक से, इसलिए सुबह जल्दी उठकर भागने की उनकी योजना भी आज विफल हो गई। सुबह सुबह नीमा से सामना तो होना ही था। वो चाय का ट्रे लेकर बेडरूम में चली आई। मनोहर तो बेचारे अपने कपड़ों को संभालने में लग गए। तुम यहाँ क्यों आई चाय देने? और मैं क्या आपके कमरे में नहीं आ सकती? बड़ी ढीठ है ये तो, हर रोज एक नए अधिकार के दावे के साथ मेरे जीवन में प्रवेश के लिए प्रयासरत। ठीक है, रख दो चाय, मैं पी लूंगा। आप मुझसे नजरें चुरा कर क्यों बातें करते हैं? इतनी बुरी शक्ल नहीं है मेरी कि सुबह देख लो तो दिन भर पानी ना मिले। कहते हुए खिलखिलाकर हंस दी वो और बाहर चली गई। पहली बार मनोहर ने सीमा को नजर उठाकर देखा था। जैसा सोचकर उन्होंने नीमा का परित्याग किया था, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। सुंदरता में सुधा से 19 नहीं थी, ना ही उसका रहन सहन बेसलीकेदार था। हाँ, उसने सुधा की तरह मेकअप नहीं थोप रखा था, लेकिन उसकी सादगी में एक अलग ही बात थी। लेकिन अगले ही पल मनोहर को लगा कि वो ये सब क्यों सोच रहे हैं।
उन्हें क्या मतलब, वो चाहे जैसी दिखे। चाय पीकर वो नीचे उतरे तो घर एकदम बदला बदला सा लगा उन्हें। पूरा घर अगरबत्ती की खुशबू से महक रहा था। शायद अभी अभी नीमा पूजा करके उठी है। मनोहर के नीचे आते ही प्रसाद की थाली लेकर नीमा हाजिर हो गई, पर मनोहर को इन सब में रुचि नहीं थी। मैं कभी पूजा पाठ नहीं करता और ना ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। पिता के देहांत के बाद इस घर में कभी पूजा पाठ नहीं हुई। बेहतर होगा कि तुम भी अपनी नौटंकी इस घर में ना चलाओ और ना ही इस घर को अपने अनुसार। मनोहर ने जानबूझकर बहुत सख्ती से ये बात कही थी, लेकिन नीमा के चेहरे पर उन्हें कोई रोष नजर नहीं आया। मैं अपने अनुसार घर चलाने का प्रयास नहीं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन जब से इस घर में हूँ पूजा पाठ का अपना नियम नहीं बदलूंगी। बरसों पूजा करके ही तो आपको पाया है। अब अगर पूजा छोड़ दूंगी तो ईश्वर समझेंगे कि मैं स्वार्थी हूँ। काम बन गया तो उन्हें भुला बैठी। मनोहर फिर अचंभित। जिस स्त्री का उसके पति ने अकारण ही परित्याग कर दिया हो, उस पति के लिए व्रत, उपवास, पूजा पाठ कोई स्त्री कैसे कर सकती है, और किस विश्वास के बल पर? शायद नीमा ने मनोहर के मन की बात पढ़ ली थी। मुझे विश्वास था ईश्वर मेरे साथ बुरा नहीं कर सकते। जन्म जन्मांतर का रिश्ता ऐसे टूटता है भला? इतना विश्वास एक ऐसे व्यक्ति पर जिसे परखने का मौका भी नहीं मिला कभी। नहीं, सब बकवास है। मुझे फांसने और आकर्षित करने की कुशल चाल, लेकिन मैं इसकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। यूं ही 1 महीने कब बीत गए मनोहर को पता ही न चला, लेकिन इस दौरान वे महसूस करने लगे थे कि नीमा की उपस्थिति अब उन्हें बुरी नहीं लगती। सच पूछो तो घर क्या होता है, रिश्ते किस तरह जिए और सहेजे जाते हैं, ये उन्हें नीमा के इस घर में आने के बाद ही पता चला था। उसकी हर बात का, हर हरकत का ना चाहते हुए भी वो सुधा से तुलना करते, और इस तुलना में नीमा हमेशा सुधा को पछाड़ देती। लेकिन वो ये बात नीमा पर जाहिर करना नहीं चाहते थे। वो तो बात बात पर कड़वी बातें कहने, उसका अपमान करने का कोई मौका नहीं चूकते थे। लेकिन नीमा हर हाल में शांत बनी रहती, बस चुपचाप जिम्मेदारियां निभाते हुए। कोई अपेक्षा नहीं, कोई सपने नहीं। शायद पति के घर में जगह मिल जाने के बाद उसका कोई सपना शेष बचा ही नहीं था। लेकिन इसी बीच एक घटना घट गई। मनोहर अपने बेडरूम में सोए थे। आधी रात बीत चुकी थी कि बिस्तर पर किसी के हाथ का स्पर्श पाकर वो हड़बड़ाकर उठ गए। ये नीमा का हाथ था। बस उन्होंने न आगे देखा न पीछे, बस बरस पड़े उस पर। शर्म नहीं आई तुम्हें? आधी रात को एक पुरुष के कमरे में यूं प्रवेश करते। अब तक जो करती आई तुम, उसे मैं अनदेखा करता रहा। मुझ पर, मेरे घर पर जबरन अधिकार जमाती आई, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तुम मेरे शरीर पर भी अधिकार जमाने की योजना बनाने लगी हो। जब मैं तुम्हें पत्नी मानता ही नहीं तो क्यों मेरे गले पड़ी हो? छी, मैं तो सोचता था कि तुम शरीफ और संस्कारी स्त्री हो। नीमा की आंखें भर आई, लेकिन वो एक शब्द न बोली। फौरन कमरे में चली गई। सुबह मनोहर की आंखें खुली तो उसे लगा कि आज तो चाय भी नसीब नहीं होगी। रात को इतना कुछ सुनने के बाद शायद नीमा मुंह फुलाकर बैठी हो, लेकिन नीचे उतरे तो डाइनिंग टेबल पर चाय नाश्ता तैयार मिला। हाँ, रोज की तरह नीमा का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर नहीं आया उन्हें। वो बेचैनी से यहाँ वहाँ देखने लगे, लेकिन नीमा नजर नहीं आई। अब उन्हें लग रहा था कि शायद रात को वो कुछ ज्यादा ही कह गए थे। उन्हें इस तरह प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर अगले पल सोचा, बोल दिया तो बोल दिया, अब इतनी सी बात के लिए माफी थोड़े ही मांगूंगा। उस दिन मनोहर कॉलेज चले गए, पर पढ़ाने में उनका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। पहली बार नीमा का अपमान करके उन्हें इतना बुरा लग रहा था। काफी सोच विचार के बाद आखिरकार उन्होंने तय किया कि नीमा से जाकर कह ही दूंगा कि गलती हो गई। रात को अचानक नींद खुल जाने की हड़बड़ाहट में अनाप शनाप भूल गया।
लेकिन आवाज़ थोड़ा सख्त ही रखूँगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। कैसे बात करनी है, क्या कहना है, पूरी स्क्रिप्ट की पूरे दिन में कई बार रिहर्सल करने के बाद शाम को जब वे घर लौटे तो रोज़ाना की तरह नीमा उन्हें पानी के ग्लास के साथ नजर आई। उन्हें थोड़ी बेचैनी हुई। 1-1.5 महीने से उन्हें आते ही नीमा को देखने की आदत सी पड़ गई थी। तभी नौकर गोपाल पानी लेकर आ गया। अरे तुम कब आए? मालकिन ने बुलवा भेजा, कहा कि वो जा रही है, इसलिए आपका ख्याल रखने के लिए मैं आज ही आ जाऊं। और हाँ, आपके लिए एक पत्र छोड़ गई हैं। अच्छा तुम जाओ, एक कप चाय बना लाओ। गोपाल को भेजकर मनोहर फौरन पढ़ने बैठ गए। क्या संबोधन दूं तुम्हें, समझ ही नहीं पा रही, इसलिए बिना संबोधन के ही पत्र शुरू कर रही हूँ। जानती हूँ तुम खुश होगे आज मेरे जाने से, और ये भी जानती हूँ कि मेरे आने के पहले ही दिन से तुम इसी प्रयास में थे कि मैं घर छोड़कर जाऊं, इसीलिए बात बात पर मेरा अपमान करते रहे, वरना इतना बुरा बोलना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। ये मैंने पहले दिन ही तुम्हारा चेहरा देखते ही पढ़ लिया था। तुम अपने लक्ष्य में सफल हुए। खैर, मुझे कोई शिकायत नहीं। ईश्वर ने पति सेवा का भले ही कुछ दिनों के लिए ही सही जो मौका दिया, उसके लिए मैं उनकी बड़ी आभारी हूँ। शेष जीवन इन्हीं दिनों को याद करके गुजार दूंगी। पत्र लिखने का कारण शिकायत करना नहीं है, बस अपनी सफाई देना चाहती हूँ। हालांकि झूठ को झूठ साबित करने की कोई जरूरत नहीं होती, और न ही मुझे ऐसी आदत है। उस दिन रात को मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारा प्यार पाने की इच्छा से नहीं आई थी। अपने पति का प्यार पाने की सोचने की भी गलती नहीं कर सकती। दरअसल उस दिन मैं रसोई में काम करते गिर गई थी और बहुत चोट आई थी। दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए दवाइयाँ लेने तुम्हारे कमरे में आ गई, ये सोचकर तुम्हें जगाया नहीं कि दिन भर के थके हो, अकारण नींद क्यों खराब करूं। दवाई का बैग तुम्हारे तकिया के नीचे था, इसलिए स्वयं निकालने की कोशिश करने की गलती कर बैठी। नहीं जानती थी कि पति के बिस्तर पर हाथ रखना भी एक पत्नी के लिए इतना बड़ा अपराध हो सकता है। तुम्हारी किसी बात का इतने दिनों में बुरा नहीं माना, लेकिन अपने चरित्र के विरुद्ध कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती, इसलिए जा रही हूँ। गोपाल को बुला भेजा है और उसे सारी बातें समझा दी है। वो मुझसे भी बेहतर तुम्हारा ख्याल रखेगा। नीमा। पत्र पढ़ते पढ़ते मनोहर की आंखों में अश्रुधारा बह निकली। शायद ये पश्चाताप के आंसू थे। नहीं, अब नीमा को वो और वनवास नहीं देंगे, और जब नीमा जैसी पत्नी है तो यामी से पुनर्विवाह करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस बार वो स्वयं जाएंगे नीमा को लेने, पूरे जीवन भर अपने पास रखने के लिए। उसे शेष जीवन में पत्नी का वो सारा मान अधिकार देंगे जिसकी वो अधिकारिणी है। आज उन्हें पहली बार नीमा की अहमियत समझ में आ रही थी, और विवाह की भी। आज वो सोच रहे थे कि सचमुच 7 फेरे का बंधन बहुत मजबूत होता है। हम लाख कोशिश करें लेकिन ये बंधन नहीं टूटता। ईश्वर ने पत्नी के रूप में उनके लिए नीमा को ही चुना था। उन्होंने सुधा से विवाह करके ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने की कोशिश की। शायद इसीलिए ईश्वर ने सुधा को उनसे छीन लिया। हमारे कानून की तरह ईश्वर की अदालत में भी शायद दूसरे विवाह को वैधानिक नहीं माना जाता, लेकिन अब सारी गलतियों को सुधारने का अवसर आ गया है। अगली सुबह उन्होंने यामी के परिवार में संदेश भिजवा दिया कि उन्हें विवाह नहीं करना, और स्वयं नीमा को लेने के लिए निकल पड़े। आज जैसी प्रसन्नता उनके चेहरे पर झलक रही थी, वैसी प्रसन्नता और आतुरता सुधा से विवाह के समय भी उनके चेहरे पर नजर नहीं आई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।